कि यार ये तो गोस्ट राइटर यूज़ करता है, ये तो इसके गाने खुद लिखता ही नहीं है। और हिप हॉप में उस चीज़ को पाप माना जाता है कि अच्छा गोस्ट राइटर लिख लिया, ड्रेक का गोस्ट राइटर हुआ था, आज तक सीरियसली नहीं ले रहा उसे कोई गोस्ट राइटर नहीं था। अगर कोई कहता है कि किसी ने फलाने गाने लिखे तो उसने आज तक अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग, आज तक अपने लिए अंग्रेजी बीट क्यों नहीं लिख पाया। मर्सिडीज को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मर्सिडीज बनाई किसने और मर्सिडीज का ओनर कौन है, क्योंकि मर्सिडीज ही मर्सिडीज है। राजा, किंग, बादशाह की सल्तनत होती है, एम्परर की ग्लोरी होती है। रफ्तार बहुत टैलेंटेड था और मुझे कोई साज बजाना नहीं आता भाई, लेकिन एक अच्छा हारमोनियम बजाने वाला 5,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हो मुझे प्रोड्यूस करने के लिए। और इन नामों के अलावा कोई और नाम कभी भी माफिया मुदीर का पार्ट नहीं था। अभी नेक्स्ट ईयर का यही प्लान है। अब इंटरनेशनल विलेजर 2 तो ड्रॉप कर दी है, तो अब ड्रॉप मतलब वो ड्रॉप ही हो गई, ड्रॉप ही कर दी है वो। चूड़ियाँ तोड़ लेंगे भाई लोग। Yo, it's your boy Yohani Singh. Subscribe to Quint and become a member. Yo, Yohani Singha. हेलो एंड वेलकम टू डू आई लाइक इट, अ शो जहां हम हर बात पे बात करते हैं। और भाई इस एपिसोड में आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल आर्टिस्ट्स ऑफ इंडियन हिप हॉप, ऑफ इंडियन पॉप म्यूजिक आई वुड से। आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट यो हनी सिंह। व्हाट्स अप ब्रो, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। वेलकम टू द क्विंट। कैसा आपकी तबीयत? थोड़ी नासाज लग रही है। हाँ, मैं सोया नहीं 3 दिन से एक्चुअली। 4 दिन से इनफैक्ट। थोड़ा ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रहा था। अभी मतलब एल्बम के टूर्स भी चल रहे हैं और सुबह से इंटरव्यूज लंबे हम ट्राई करेंगे जितना भी पॉसिबल हो इनसे शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखेंगे, बट मजे करेंगे, ठीक है? सो वी आर हियर टू टॉक अबाउट योर न्यू एल्बम ग्लोरी। दिस इज योर 4th एल्बम, है ना? सबसे पहले तो सर मुझे बताओ ग्लोरी क्यों नाम है इस एल्बम का, क्योंकि नाम के पीछे बड़ी कहानी होती है। कहानी ये है कि भाई कि राजा, किंग, बादशाह की सल्तनत होती है, एम्परर की ग्लोरी होती है। और राजा, किंग, बादशाह और एम्परर में क्या फ़र्क होता है कि जब जंग छिड़ती है तो राजा, किंग और बादशाह अपने कमांडर इन चीफ को कहते हैं जाके जंग लड़ो, और एम्परर कहता है जब उसको पता लगता है कि जंग छिड़ी है तो वो हेलमेट पहनता है और साला खुद जाके लड़ता है, और वो लड़ता है और लड़ते लड़ते मर जाता है। तो हम एम्परर हैं भैया, लड़ते लड़ते मर जाएंगे एक दिन। दैट्स व्हाई हमारी ग्लोरी होगी। बट इससे पहले यू वर सपोज टू ड्रॉप इंटरनेशनल विलेजर 2, राइट? हाँ जी। उसका क्या चल रहा है? बिकॉज उसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, उसमें ना बहुत बड़े नाम थे। AP वाज देयर, वी वर इन टॉक्स विद करण, जैजी बी, बब्बू मान, गुरदास मान, अरे वाह, अरिजीत, आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल। कौन नहीं था इस एल्बम में, ये बता दो। वही तो इतने बड़े बड़े नाम थे। और मैं ऑनलाइन जैमिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा। तो आई एम बेस्ड इन दुबई, तो मैंने प्लान ऐसा किया कि लेट्स एवरीबॉडी कम टू मी टू दुबई, लेट्स सिट टुगेदर, गिव मी 7 days of yours in studio. Before studio, I need to sit, I need to understand the psychology and we need to share ideas, then we'll go to the studio. So 3 days for the studio, 4 days outside the studio. तो वो सबकी डेट्स ही नहीं मिल पा रही थी, बन नहीं पा रही, क्योंकि एवरीबडी इज अ सुपरस्टार। और फिर मेरी भी डेट्स नहीं प्लान हो रही थी, तो वो हैपन ही नहीं हो पा रहा था। बोहेमियाबाजी का गाना बन गया, कैलिफोर्निया जाके मैं बना के आ गया था। हमने फोटो भी डाली थी। हाँ, वो गाना बन गया था। एमिवे का गाना बन गया था। अरे नाइस। बाकी गाने सारे रुक गए। तो फिर मैंने कहा चलो एक EP बनाते हैं, सोलो R&B। फिर EP से वो कन्वर्ट हुई एल्बम में 9 गानों की, बढ़ते गए। फिर 18 गानों की कोलैबोरेशन एल्बम हुई, क्योंकि फिर मैंने कहा जब एल्बम बन नहीं रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो कुछ कोलैबोरेशंस करी जाए, भले बड़े नाम ना हो लेकिन वो नाम हो जो मुझे बहुत पसंद है, जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और बहुत ही प्यारे लोग। तो मैंने उन सारे प्यारे लोगों को घेरा और डाला ग्लोरी में। नाइस। हाउ डिड यू फाइंड द साउंड ऑफ दिस एल्बम? इट्स वेरी यूनिक। आप प्रोडक्शन मैंने वापस प्रोडक्शन करी है। हाँ जी। सो मेरी शुरू से यही कोशिश रहती है कि मेरी साउंड बिल्कुल यूनिक हो। ब्राउन रंग इज़ नॉट अ हिप हॉप साउंड, इट्स यो हनी सिंह साउंड। अंग्रेजी बीट इज़ नॉट अ हाउस म्यूजिक, इट्स यो हनी सिंह साउंड। एवरी सॉन्ग ऑफ माइंड, लुंगी डांस इज़ नॉट अ बॉलीवुड साउंड, इट्स यो हनी सिंह साउंड। डिफरेंट पैटर्न। तो उस तरह के गाने जब मैं बनाता था तो बाद में उसी तरह के गाने आने लग जाते थे। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि एग्जैक्टली
इस बारी जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ इतने सालों बाद, तो एटलीस्ट जो चल रहा है, ज़्यादा मैं सुनता नहीं हूँ जो चलता है, लेकिन इतना सुनता हूँ कि मैं एटलीस्ट ऐसा ना बनाऊँ. सो लॉट्स ऑफ एफ्रो वॉज हैपनिंग, लॉट्स ऑफ ड्रिल वॉज हैपनिंग. सो मैं एटलीस्ट भैया ये तो नहीं बना, ये तो करना ही नहीं है. ये तो करना नहीं, तो वो करना है जो अलग साउंड हो, जो आने वाले 10 साल की साउंड हो. आज भी मुझे अंग्रेजी भी डोप शोप 13 साल पुराना गाना, उसका रेवेन्यू आता है, लेबल्स को आता है. क्यों? क्योंकि आज भी वो गाने कहीं ना कहीं बज रहे हैं. मेरी बहन की शादी भी पिछले साल हुई थी, उसमें अंग्रेजी भी बजा था. देखो, तो वो रेवेन्यू आता है लेबल को भी, मुझे भी, तो इसका मतलब वो गाने बज रहे हैं, वो साउंड अभी तक पुरानी नहीं हुई. सो मेरा मोटिव था कि ग्लोरी में मैं वो साउंड लेकर आऊँ जो अगले 10 साल तक शायद पुरानी ना हो, जिसको समझने में थोड़ा वक्त लगे. क्योंकि इंटरनेशनल विलेजर 1 जब आई थी तो वो 3-4 महीने तक बिल्कुल पड़ी रही थी, किसी को पता ही समझ ही नहीं आई थी एल्बम. 7 महीने बाद अंग्रेजी बीट बॉलीवुड में आया, फिर ब्राउन रंग आया, फिर डोप शो लोगों को समझ में आया. सो सेम आई एम प्रिपेयर्ड, बट लकीली ग्लोरी इज ट्रेंडिंग नंबर 1 ग्लोबली, और बाकी स्ट्रीमिंग पे भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. यूट्यूब पे नंबर 1 जा रहा है इन जस्ट 3 days. और इसका मतलब कि लोग, ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट हो चुकी है और डाइजेस्ट करती है नई चीज़ों को, रेडी है. एक बात बताता हूँ, मैं अभी थोड़े टाइम पहले आई वॉज विद 4 दीवारी, है ना, बहुत मतलब फन बनना. हम लोग मॉल में बैठे हुए थे और एक आया फोटो खिंचाने की, सर फोटो खींचनी है. उसने पूछा भैया आपने ग्लोरी सुनी है? तो उनसे आपके बारे में बात कर रहे हैं. मैंने कहा यार है. 4 दीवारी इज माय फेवरेट आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया, वन ऑफ माय फेवरेट आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया. क्या कर रहा है वो? इज अ लवली गाय. क्या कर रहा है? एंड हमने कोशिश करी थी ग्लोरी में साथ में कुछ करने की. हाँ, हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन इतना कुछ मज़ेदार बना नहीं. तो हमने कहा फिर आराम से टाइम देंगे, अभी थोड़ा जल्दी में नहीं करेंगे. अगर 4 दीवारी और यो हनी सिंह हो तो इट हैज टू बी समथिंग क्रेजी. नाइस. Also in this album, while you have produced all the songs, इस एल्बम में आपने गाने लिखे नहीं हैं. गाने लिखे हैं लियो ने. मेरा कंटेंट लियो ने लिखा है. बाकी सबका अपना कंटेंट. तो उसके पीछे क्या थॉट था? मैं बेसिकली पिछले 4 साल से उर्दू पोइट्री कर रहा हूँ. ओके. सुन के सीख के थोड़ी लिख रहा हूँ नज़में, और थोड़ी सी अलग है. तो लास्ट एल्बम मैंने हनी 3.0 शुरू के 3 गाने खुद लिखे, वो तीनों फ्लॉप हो गए. फिर मैंने राइटर्स बुलाए, एक्सपर्ट्स, और उन्होंने आके लिखे. तो ग्लोरी जब मैंने शुरू करी थी, ग्लोरी वॉज एन EP फर्स्ट. तो मैंने दिल्ली से, इधर उधर से, पंजाब से नए बच्चे जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, मैंने कहा मैं लिखूंगा नहीं, आई वांट टू प्रोड्यूस. और हनी 3.0 मैंने प्रोड्यूस भी नहीं करी थी क्योंकि आई वाज नॉट रेडी, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. So this time I was very much prepared that I want to produce it. So I wanted to focus on production. I was having lots of ideas about the songs. 80% of the songs lyrically as well, my ideas. I gave it to them, to the lyricist, to everybody, that I want something like this on this beat. Now write it. मतलब वही प्रॉपर प्रोड्यूसर वाला काम की. हाँ, पूरा ऑर्केस्ट्रेट कर. हाँ जी बिल्कुल. इंटरेस्टिंग. तो मेरे को इसी राइटिंग के उसमें ही एक बात पूछनी है, दैट सिंस आई एम ऑल्सो लाइक अ रैपर और ये हिप हॉप फोकस्ड ये शो है, हिप हॉप में लिरिक्स एंड राइटिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मेन सेंटर स्टेज. आपकी बीट कैसी भी हो, मिक्स विक्स कैसा भी हो, साउंड कैसी भी हो, अगर बार्स आ रहे हैं तो मतलब काम चल जाता है. एंड यू वर वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट्स हु ब्रॉट लिरिसिज्म इन इंडियन हिप हॉप. वो चाहे पार्टी टाइप बीट पे ही हो, बट जो बोल रहे थे उसमें बार्स होते थे हमेशा. हाँ. But over the years there have been, you know, accusations बोल लो, से rumors बोल लो कि यार ये तो घोस्ट राइटर यूज करता है, ये तो इसके गाने खुद लिखता ही नहीं है. और हिप हॉप में उस चीज़ को पाप माना जाता है कि अच्छा घोस्ट राइटर लिख लिया. ड्रेक का घोस्ट राइटर हुआ था, आज तक सीरियसली नहीं ले रहा उसे कोई. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि इंटरनेशनल विलेजर और देसी कलाकार का राइटिंग प्रोसेस कैसा था? बहुत अलग था. सारे गाने मैंने लिखे थे, कोई घोस्ट राइटर नहीं था. अगर कोई कहता है कि किसी ने फलाने गाने लिखे, तो उसने आज तक अपने लिए क्यों नहीं लिख पाया ब्राउन रंग, आज तक अपने लिए अंग्रेजी बीट क्यों नहीं लिख पाया, जैसा गाना क्यों नहीं लिख पाया. कोई भी अगर कहता है इस बात को, चाहे वो कोई घोस्ट हो, चाहे वो घोस्टी हो, तो वो सब मैंने खुद लिखे थे. तब मेरा प्रोसेस अलग था. मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा था, मैं लोगों के बीच में था, और मैं गेम में था. और मेरी ये सोच थी, देखो सच्ची बात बताऊं, मैंने हिप हॉप बहुत सुना, हिप हॉप से ही मेरी शुरुआत हुई, लेकिन मैं एक हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ. आई एम नॉट अ हिप हॉप आर्टिस्ट. लेकिन मेरी हिप हॉप में स्टडी आई थिंक हिंदुस्तान में
सबसे ज़्यादा है। अगर मैं देखा जाऊँ तो मैं एक हिप हॉप जर्नलिस्ट पहले हूँ, बाद में हिप हॉप प्रोड्यूसर हूँ। तो मैंने जो हिप हॉप सुना भाई, वो मैंने सारा सुना एज अ प्रोड्यूसर, मैंने एज अ लिरिसिस्ट नहीं सुना। मेरा कोई भी गाना किसी भी ब्लैक अमेरिकन हिप हॉप आर्टिस्ट से इन्फ्लुएंस लाइन नहीं है, नहीं है। मेरी साउंड उनके जैसी थी, लेकिन मैं बात कर रहा था तेरे घर अखबार नहीं आता, रोटी ते भिंडी, घर पे चलना है या पहले जाएगी क्लब। तो मेरा कुछ भी राइटिंग स्टाइल हिप हॉप, अमेरिकन हिप हॉप जो आजकल लड़के कर रहे हैं, जो उनके स्लैंग्स यूज कर रहे हैं, उन्हीं का स्टाइल फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, not just the sound, they're copying everything, even this culture of diss they're using, that's their culture. भाई गैंग साइंस कर रहे हैं इंडिया Gang signs कर रहे हैं। इंडिया के बच्चे गैंग में बोल रहा हूँ भाई तू बस पकड़ के सही है, बट सही है, जिस तरफ जा रहा है सही है। हर चीज़ की एक एवोल्यूशन होती है डिफरेंट तरीके से। मेरी सोच अपने टाइम पे ये थी कि मैं अपनी बीट्स पे कुछ ऐसी बातें लिखूं जो वियर्ड हो। वियर्ड मेरा रहने का सबसे पहला फॉर्मूला था कि मतलब ईयर कैंडी हो। यार ये क्या बात कर दी, ब्लू है पानी पानी दिन भी सानी सानी, स्टूपिड सॉन्ग। वो तो गाना मेरे को इतना क्लासिक लगता है, बट इट्स अ स्टूपिड सॉन्ग, स्टूपिड राइटिंग सॉन्ग, और 3 नोट है पूरे बस गाने में, ओहो पूरा गाना। that's it. और मैं बोला यार Because I always wanted, I always targeted कि कोई भी खान साहब मेरी एल्बम को सुने तो तारीफ करे ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बंदा जो साइकिल पे दूध लेने जाना हो मेरा गाना गा सके, चढ़ जाए बस, चढ़ जाए, और वो सिंग अलोंग हो। सो सारे मेरे गाने सिंस लाइक चस्का एंड ऑल दैट स्टफ, चस्का है यारानू, easy stuff, यस easy stuff. So I got my first call from Bollywood actually in 2008 from Himesh Reshmiya. He was a big guy at that time. He called me. I was a like regional producer before International Village, before International Village, when Chaska got released, and I received his call. He's an amazing guy. He arranged my number from somewhere. He called me up. He said, "भाई मैं हिमेश बोल रहा हूँ." मैंने कहा सर आप कैसे मुझे फ़ोन कर रहे हैं? भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुमने एक गाना बनाया, मैं गुजराती हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा चस्का यारानू करते जा रहा है। तो मैंने कहा भाई आपने ये चीज़ समझी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ करियर में, तो मेरी उनसे फिर मुलाकात हुई, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे। सो मतलब कहने का ये है कि शुरू से राइटिंग और मेलोडी मैंने ये रखनी चाहिए विच शुड बी सिंग अलोंग, और रिक्शे वाले से लेके प्राइवेट जेट ओनर तक उस चीज़ को पसंद करे। और जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने विजुअल्स और साउंड क्वालिटी बहुत इंटरनेशनल रखी है अपनी। तो जब आप गाने जब इंटरनेशनल विलेजर के लिख रहे थे उस समय क्या एज अ, बिकॉज यू सेड कि आपने एज अ प्रोड्यूसर सुने थे हिप हॉप, एज अ राइटर व्हाट वर योर इन्फ्लुएंसेस, व्हाट वर योर? कसम से बताऊं मुझे लिखना नहीं आता था। ओके प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं 2003 से, बिल्कुल। एसिड प्रो 4 पे, आज भी वही यूज करता हूँ। 4 ही यूज करता हूँ। 8 वगैरह 9 कर लो यार। 8 यूज किया मैंने, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसका इंटरफेस ही नहीं समझ, मतलब मेरे को उसका वो डायग्राम ही नहीं समझ में आ रहा, मेरा हाथ नहीं चल रहा तेज। तो वो हाथ चलने की बात होती है ना, तो मैं एक बार हाथ सेट हो गया तो FL यूज करता था मैं। और FL में सिर्फ मेलोडीज, ड्रम्स मेरे सारे एसिड पे, और प्रोग्रामिंग मेन अरेंजिंग सारी एसिड पे, सीक्वेंसिंग एसिड पे, और कभी कभार ड्रम्स रीजन 4 पे। तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 2003 से 2005 में खड़के गलासी आया, अच्छा सक्सेस रहा। 2007 से लेके मेरा करियर शुरू हुआ एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, रीजनल प्रोड्यूसर इन चंडीगढ़ इन पंजाब, एंड आई वाज अवार्ड विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर टिल 2010। तो 2007 में मेरे को, मेरे पाजी थे, इस दुनिया में नहीं रहे आज, राज बराड़ पाजी, उनका गाना किया था मैंने, चंडीगढ़ दे नज़ारे ने पट्टिया। उन्होंने मुझे कहा, मेरे पास काम इतना था भाई टचवुड कि मेरे पास 8-10 राइटर्स होते थे, वो 4-4 एल्बम का काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो मैं बोलता पाजी ये राइटर बड़े स्लो हैं यार, लिखते नहीं मेरे को, मैं तो मेरी बीटे तैयार है, मेरी कॉम्पोजिशन तैयार है, लिख ही नहीं थे। अच्छा आप प्रोड्यूस करते थे, बोलते थे अच्छा तुम राइटर्स होते थे। मैं 2007 से पहले लिखता नहीं था, और रैप भी नहीं किया था 2007 से पहले। तो वो कहते यार कुछ नहीं होता, तेनू मैं दसांगा, तू लिखना शुरू कर आप ही। मैं कहा कितना लिख दिया? कहना कुछ नहीं,
जो देख रहे हैं जो सुन रहे हैं वो गल्ला जोड़ जोड़ के ऐदा ऐदा फॉर्मेट। उन्होंने मेरे को एक सीक्रेट भी बताया लिखने का, मैंने उसको आज तक इस्तेमाल करता हूँ, थैंक्स टू हिम। सुन लो भाई राइटर लोग, थैंक्स टू हिम, बट वो सीक्रेट में नहीं बताऊंगा। उन्होंने एक फॉर्मेट बताया मुझे कि जिसे बोलते हैं ना एक सड़क की कनेक्ट करने वाली जो राइटिंग का एक फॉर्मेट है, तो उसका एक उन्होंने मुझे फॉर्मेट समझाया कि पहली लाइन ऐसी होनी चाहिए, दूसरी लाइन ऐसी होनी चाहिए, तीसरी लाइन हल्की, चौथी लाइन में पंच। मतलब रिसर्च पूरी, थीसिस कर दी पूरी। मतलब उन्होंने एक फॉर्मेट बताया, नॉट रिसर्च, लाइक एक फॉर्मेट की इस तरह लिखा जाता है। फिर धीरे धीरे लिखना शुरू किए, तो फिर धीरे धीरे अंग्रेजी बीट और इंटरनेशनल विलेजर तक पहुंचा, तो 4 साल लगे। मैंने अपनी उर्दू की पहली नज़म लिखी थी, किसके लिए? दिलजीत के लिए। और दिलजीत का पहला और आखिरी उर्दू का गाना वो है, यूट्यूब पे है, गाने का नाम है रूबरू। 2009 में लिखी थी, ग्रेटर कैलाश ब्राउन शुगर पे मोमो खाते पे। और वो सुनी नहीं किसी ने, और वो पूरी बस गाड़ी में बैठे बैठे लिखी। और मैंने दिलजीत को भाई को बोला, मैंने भाई ये तुम गाओगे? कहते भाई मेरी उर्दू नहीं अच्छी। मैं कहा ये गाओगे आप, और उसकी आप प्रोडक्शन देखना उस टाइम पे, आप सुन के मुझे बताना कि वो कैसी लगी आपको। तो राइटिंग तुक्के में आ गई, बस जुगाड़ कर लिया, मतलब जुगाड़ कर, अभी तक जुगाड़ चल रहा है। Nice. But like when you spend so much time writing और आप हिप हॉप जैसे जॉनर में हो, उसके बाद जब लोग बोलते हैं कि अरे गोस्ट राइटर है, लिखता नहीं है गाने, तो एज अ राइटर कैसा लगता है? मेरे को एज ए ह्यूमन बीइंग किसी भी, सिर्फ गोस्ट राइटिंग नहीं, मेरे पे तो 36 चीजें और बोलते हैं लोग कि ऐसा है, ये मिसोजिनिस्टिक है, ये है, ये कितना कुछ बोला, ड्रग एडिक्ट है, मेरे पुतले सड़ाए गए। मेरे को नहीं फर्क पड़ता। बैन वैन हो गए थे आप सब कुछ हो गया था, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता। और इस एल्बम की राइटिंग का क्या प्रोसेस था? इस एल्बम की राइटिंग का प्रोसेस इतना मज़ेदार था। तो जब ये ईपी थी, तो मैंने जब 5-7 लड़कों को, बच्चों को ईपी R&B लिखने के लिए बुलाया, उन्होंने बहुत अच्छे गाने लिखे। तो जब वो सेशन चल रहा था तो लियो फ्री था, तो मैंने लियो को बुला लिया। मैं कहा तू, लियो मेरे साथ 17 साल से है, तो मैंने कहा भाई तू भी आ जा। एंड ही वाज जस्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। बहुत इंट्रोवर्ट आदमी है, बहुत ऑब्जर्व करता है। तो मुझे नहीं पता था उसके राइटिंग स्किल्स कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। उसका पहला गाना ब्रेकअप पार्टी मैंने लिखा था। पार्टी, हाँ। मैंने लिखा था आज से 12 साल पहले। अच्छा, वो लियो ने नहीं लिखा? लियो ने लिखा था, वो मैंने लिखा था। सिंगर इज देयर, सिंगर वाज हिम, बट आई रोट इट। गाने वाला पार्ट भी आपने लिखा? गाने वाला पार्ट उसका, वो भी मैंने लिखा था, पूरा गाना मैंने लिखा था। ठीक है। तो ये छुपा रुस्तम आगे बैठ गया, सबको ऑब्जर्व कर रहा है, सारे गाने बन रहे हैं, 5-6 गाने तैयार हो गए ईपी के लिए। तो जब सारे बच्चे चले गए इंडिया वापस, तो कहता भाई हम R&B रखेंगे। मैंने कहा हाँ R&B रखेंगे। फिर ननकू, करुण, होमी दिल्ली वाला, बेस योगी, ये सब थे। लियो खुद कहते आप कुछ कुछ रफ राइडर हिप हॉप नहीं करना चाहोगे? मैंने कहा फिर मेरे पास एक साउंड है जो बहुत पुरानी साउंड है और एनालॉग साउंड है, मैं कहा उस पर कुछ करना चाहूँगा, अगर करना चाहूँगा तो। कहते फ्लेक्स करो। मैं कहा फ्लेक्स किया नहीं आज तक, हॉलीवुड में साला शूट किया तो रोटी भिंडी की बात करी है ना। आई शॉट इन हॉलीवुड 10 years back and I was talking about roti de bhindi, I was talking about streets, I was talking about my roots. So मैं कहा फ्लेक्स नहीं किया आज तक। तो कहते नहीं करो, अच्छा लगेगा, करोगे तो आपका लाइफस्टाइल है, तो आजकल ज़माना है, लोग अंडरस्टैंड करते हैं। फिर लियो ने लिखा इडली दी मेड, फैट सिगार्स, पुल अप लाइक अ शेक, शॉफर्ड कार्स, टेलर सूट्स, ये सब सच है। लखा दे पेयर, हम मिलने। तो फिर ये जब ये गाना बना तो पूरी एल्बम ही फ्लिप होगी। मैंने कहा लियो ये तूने इतना बेहतरीन लिख दिया साला, मेरी ज़िंदगी लिख दी है तूने। कहता भाई मैं आपके साथ हूँ 17 साल से, मैं देख रहा हूँ आपके साथ वर्ल्ड ट्रेवल किया है, तो मैं और करने दो मुझे। मैंने कहा भाई तू कर, अब तू बीटे पकड़ और तो कर। अकेला लियो, अकेला मैं, सब लोग वापस चले गए। करुण ननकू के तो शोज चल रहे थे, वो इंडिया आ गए वापस। तो वो होमी दिल्ली वाला, हम 3 लोग, होमी ने सारी एल्बम की गाइड वोकलिंग रिकॉर्ड करी है और पूरे प्रोसेस में साथ रहा बताने के लिए कि हम सही जा रहे हैं, नहीं सही जा रहे हैं, क्योंकि 2 बंदे तो एक दूसरे को खुश करके कुछ भी बनाते रहते हैं। बाउंसिंग बोर्ड हाँ, तो होमी बहुत वाइज है। होमी ने बहुत सारे आइडियाज़ दिए कि नहीं सर ये ओके लग रहा है, वो उस तरह ये एल्बम बनती है। और ये राइटिंग प्रोसेस था इस एल्बम का। वो मैंने कुछ नहीं बोला लियो को उस गाने के बाद कि क्या है क्या नहीं, जो तेरा मन है तो वो लिख। मेरे को इस बीट पे ये थॉट आ रहा है कि इस पे हम बात करेंगे इस चीज की, इस पे हम बात करेंगे इस चीज की, अब तू लिख जो मर्जी। एक टीम का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है एक
प्रोड्यूसर की लाइफ में? एक टीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह है कि टीम क्रिएटिव हो तो इम्पोर्टेंट है, टैलेंटेड हो ना हो इम्पोर्टेंट नहीं है, अच्छा. क्योंकि आप प्रोड्यूसर आप टैलेंटेड हो. दे हैज़ टू बी क्रिएटिव इन द थॉट्स, इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोसेस. टैलेंटेड तो मैं आपको, मुझे कोई साज बजाना नहीं आता भाई, लेकिन एक अच्छा हारमोनियम बजाने वाला 5,000 रुपये में आपको मिल जाएगा. लेकिन आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हो मुझे प्रोड्यूस करने के लिए. मुझे एक एक की से बजा रहा है. बजा रहा है, जो एक एक की को ड्रॉ कर रहा है, जो एक एक की को ड्रॉ बजा, वो भी नहीं बजाता मैं, मिडी भी नहीं है. मैं 3 कीज एट अ टाइम बजाता हूँ. मेरे पे मिडी भी नहीं है, मिडी भी नहीं है, मैं सब ड्रॉ कर लेता हूँ. मुझे पता है क्या बजाना है. मुझे कुछ नहीं पता म्यूजिक का, कुछ नहीं सीखा हुआ, पता नहीं क्या गिफ्टेड है, अपने आप प्रोड्यूस होता है. सुरीला म्यूजिक बन जाता है मुझसे. ये काफी साल हो गए, इट्स बीन 21 years now. Yes. I believed, just like a lot of Desi hip hop heads, that Mafia Mundir was a team. It was not a team. मतलब वो बहुत एरा ही अलग था. Because मैं जो सोचता हूँ ना कि देखो, माफिया मुंडीर के बारे में आज तक मेरे मुंह से कहीं नहीं सुना गया. हाँ बिल्कुल. क्यों है पहले तो वो बात, मतलब क्यों बोलते मर्सिडीज को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मर्सिडीज बनाई किसने और मर्सिडीज का ओनर कौन है, क्योंकि मर्सिडीज ही मर्सिडीज है. तो कई रेंटल कंपनीज कहती हैं दिस मर्सिडीज इज माइन, दिस मर्सिडीज वाज माइन, आई वाज अ मेंबर ऑफ दिस मर्सिडीज, आई मेड द इंजन, आई मेड द बॉडी, आई मेड दैट, बिकॉज दे नो दैट दे आर नॉट बीइंग नोन एज मर्सिडीज. Insecure. That's why they've been talking a lot about from so many years about Mafia Mundir. Mafia Mundir was never a team. It was a platform what I designed for everybody to come in, perform without any contracts, without anything. Because अभी भी बातें होती है reunite होना चाहिए, ये होना चाहिए. And Mafia Mundir में जो अच्छे टैलेंट जो एक्चुअली मुझे उस समय जैम करने में क्या मजा आता होगा ना. J Star, Mani Aujla, Alfaz, then even the other boys. मतलब what were those studio sessions like? मजेदार होते थे. एक बंदा अपनी अल्फाज के राइटिंग प्रोसेस में मैं कुछ नहीं बोलता था. वो एक चीज सुनाता था मुझे समझ में आती थी, मैं कहा इस पे अब ऐसे बनेगा. जे स्टार खुद नहीं लिखता था, अलग राइटर्स से लिखते थे हम उसका काम. और मनी तो सबसे नालायक था. और रफ्तार बहुत टैलेंटेड था. और है नो डाउट है भाई. और लिल गोलू सबसे ब्रिलियंट आर्टिस्ट फ्रॉम माफिया मुंडीर, सबसे ब्रिलियंट, सबसे अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. एंड इक्का को नाम दिया था मैंने यंग अमली. यंग अमली ऐसी यमली रहते हैं जो खुश रहते हैं, जो मजे में. और इन नामों के अलावा लियो भी था. अच्छा, वो भी वो भी था उसी समय था. और इन नामों के अलावा कोई और नाम कभी भी माफिया मुंडीर का पार्ट नहीं था, कभी भी नहीं था. और उन्हीं लोगों ने सबसे ज्यादा माफिया मुंडीर का ढोर बजाया कि हम माफिया मुंडीर थे, हमने बनाया, हमने लिखा, हमने किया. तो अब कभी इन लोगों से टच में रहते हो कि यार करते हैं कुछ? लिल गोलू इक्का से मेरी बात होती रहती है, रफ्तार से तो नहीं बात होती. एक ही बारी मिला था मुझे वो फ्लाइट में. और लियो मेरे साथ है, अल्फाज मेरे साथ है, मनी का नहीं पता कहाँ है, जे स्टार का नहीं पता कहाँ है, क्योंकि मैं भी बीमार हो गया था तो सब लोग दूर स्कैटर्ड हो गए थे सर. What was that time like जब बीमार हो गए थे? मतलब सही था, क्रेजी था. मेरी now you are looking so healthy. और अब मतलब हर हर महादेव, सब बढ़िया सब बहुत. इवन दो अभी आप एक्चुअली में हेल्दी नहीं हो, बीमार हो, बट फिर भी यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश. हाँ, मतलब पेट खराब है आज और सर दर्द हो रहा है, सोया नहीं 4 दिन से. लेकिन What was that time like? Like take me through. बहुत टफ टाइम था और बड़ी मुश्किल वक्त था. लेकिन उसके बारे में मैंने मेरी डॉक्यूमेंट्री में बहुत डिटेल में बताया. नेटफ्लिक्स हाँ, जो नेटफ्लिक्स पर नवंबर-दिसंबर तक आ जाएगी, तो उसके बारे में वहीं पे बात करेंगे. But I'm so glad that you're healthy now because I mean all the conversations aside, I have always loved you as a producer.
because I also love myself as a producer. yeah. I'm not a writer, I'm not a singer, I'm not a rapper. I'm a brilliant. And the best thing about you is that you have always kept it real कि मैं भाई रैपर हूँ ही नहीं. मैं हुई नहीं. Even in the last song Rap God I में said मैं तो कभी आँखें नहीं, ये मेरी लिखी हुई लाइन है. I give it to Leo. बताओ एक लाइन लिखी होगी. सिर्फ एक लाइन लिखी कि मैं तो कभी आँखें नहीं मैंने रैप आਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਵਾਮ रैप God. मैंने तो कहा ही नहीं कभी. Interesting. I want to ask you a couple of quick questions. जो first thought आपके दिमाग में आए वो बताइए. Which was the hardest song for you to crack Which was the hardest? in your, not just in this album, throughout throughout right? your career? Nothing, bro. Everything I made was max. All the songs I made was max in 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. So कोई ऐसा नहीं कि मेलोडी पे बैठे हुए हैं एक रात. नहीं ऐसा कुछ नहीं. जो एक बारी क्लिक कर गया उसी पे काम किया. सिर्फ ग्लोरी में ऐसा मैंने किया है कि एक गाना तैयार हो गया है लेकिन फिर भी मैं प्रोडक्शन के कम से कम 10 वर्जन बना रहा था क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10 साल के बाद एज अ प्रोड्यूसर वापस आ रहा था. तो मैं अपने आप को बहुत सेटिस्फाई करना चाह रहा था. मैं अपना बहुत गंदा क्रिटिक हूँ खुद का. तो एक गाने के 8-8 वर्जन बनाया. तो लियो कह रहा पाजी लिखा गाना किसी और बीट पे, मैंने डब आपने किसी और बीट पे किया है और आज मिक्सिंग तक पहुंचते पहुंचते 8वां वर्जन आ गया इसका. टेम्पो तो सेम था ना सबका. टेम्पो सेम था, बीपीएम सेम था, स्केल सेम था, बट उसके वेरिएशंस करता गया. मैं अलग अलग वर्जन करता गया. सो बस इसी ग्लोरी में टाइम लगा. इसके अलावा सारे गाने फटक से बने. पैराडॉक्स के साथ काम करना कैसा? 2 गानों में बहुत अमेजिंग, वेरी टैलेंटेड. एंड यू गाइस रियली जेल वेरी वेल. उसने जब दिल्ली में उसको मैंने बुलाया तो उसने पायल मुझे सुनाया तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मैं गाने को तैयार हूँ और मैं गा भी लूँगा, मेरे स्केल पे मैं इसको अच्छा गा लूँगा. तो मैं कहा लेकिन मेरे को तेरे से रैप चाहिए इसमें. कहता भाई मैं भी गाना चाहता हूँ. मैं कहा नहीं यार हमें ना कंट्रास्ट दिखाना है. मैं कहा मैंने आज तक ये रखा है कि अगर अल्फाज गा रहा होता था तो मैं कहता जिन्ना तेरे नसीब प्यार, मतलब एक वो कंट्रास्ट आता था. अब हाई हील्स में जैस तामी गा रहा है तो मैं रैप करते आता था. पहली बात तो ये, और कहीं मैं गा रहा हूँ तो कहीं रैपर होता था. एक कंट्रास्ट चाहिए था मुझे. तो उसने अटेम्प्ट किए 2-3. तो उसने मुझे डेमोज भेजे. मैंने कहा भाई ये डेमो से काम नहीं होगा, यू हैव टू कम डाउन टू मी टू दुबई. देन ही केम डाउन टू दुबई. देन फिर मैंने उसको एक डमी सी गा के बताई कि मेरे को तेरी ये टोन चाहिए और ये फ्लो चाहिए. देन ही रोट इट इन 10 minutes. आपका एक गाना जो और लोगों को सुनना चाहिए, योर अंडररेटेड सॉन्ग. मुझे लगता है रूबरू दिलजीत के साथ वो सुनना चाहिए. That was my finest production. Yeah? One of the finest. That was all live production with programming. Live recordings. मेरे को पता है आपका सबसे बढ़िया गाना कौन सा लगता है? एक आपका गाना था, मतलब आई डोंट थिंक आपका गाना था वो, बल्ले रेयाड़ के साथ एक आपका था बंदा मरना. हाँ, बंदा उसका वर्स हो मतलब मैं डिफेंड करने को तैयार हूँ कि ये लिरिसिज्म इस वर्स की कुछ और है. वो ऐसी लिखी थी वो भी, एक आधे घंटे में लिखी हुई है, खुद ही लिखी थी वो. काफी हार्ड था उसके. एक गाना जो आपको इतना पसंद नहीं है बट इट्स अ क्रेजी सुपर हिट. क्रेजी सुपर हिट मुझे इतना पसंद नहीं है. सारे गाने ना मेरे को पसंद हैं अपने क्योंकि दिल से बनाए हैं और कुछ ना कुछ स्टोरीज हैं, कुछ ना कुछ मूड हैं. तो जनरली कोई खास ऐसा है नहीं. ब्लू है पानी पानी है वो इतना खास पसंद नहीं है मेरे. क्यों? स्टूपिड लगता है वो. ब्लू है पानी पानी दिन भी सानी सानी सनी सनी को सानी सानी कर दिया. फ्लाइट में लिखा था वो गाना मैंने. ओह नाइस. अच्छा, one person that you are dying to collaborate with. A.R. रहमान सर. उन्हीं का म्यूजिक सुन के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. मेरे लैपटॉप के वॉलपेपर पे. कभी मिलो आप उनसे? कई बार. अब तो अच्छे रिलेशन है मेरे उनके साथ. बहुत प्यार करते हैं मुझे. और What's your favorite रहमान song? फेवरेट रहमान सर फुल एल्बम लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एल्बम में मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा रहमान सर की, जो लोगों ने नहीं सुनी, जो उन्हें सुननी चाहिए, वो है थक शक. ओके. थक शक, बूंदों से बातें, और उसमें बहुत सारे गाने और हैं. जुम्बा लिका, मतलब लाइक अ क्रेजी सॉन्ग. मतलब at that time it was sounding so Spanish, such a Spanish sound at that time. Jumba Lika. Takshak came in 98 or 2002, I think, something like that. तो वो सर की एल्बम बहुत ज़बरदस्त है. Nice. And my final question to you is,
व्हाट डू यू थिंक अगले 10 साल में आप क्या कहाँ पर होगे, क्या कर रहे होगे, बहुत कुछ कर रहा हूँ। क्या प्लान्स हैं अगले 10 साल के? अभी नेक्स्ट ईयर का यही प्लान है। अब इंटरनेशनल विलेजर 2 तो ड्रॉप कर दी है, तो अब ड्रॉप मतलब वो ड्रॉप ही हो गई? ड्रॉप ही कर दी है वो। चूड़ियाँ तोड़ लेंगे भाई लोग। नहीं टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए। इतना कितना पूरी बारात इकट्ठी करें, सबको बुलाएं, 10 महीने साल लगाएं, मेहनत करें, क्योंकि सब बिजी हैं, सबके एवरीबडी इज फ्लाइंग हियर एंड देयर एंड एवरीबडी इज रेडी। हाँ, और बीट भेज दो, लिख के भेज दो, गा के भेज देंगे, वो नहीं मजा आता यार। वो तो दैट्स नॉट हैपनिंग। सो ग्लोरी के 10 वीडियोस आएंगे टिल जनवरी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर by May, we're going on the floor with an international film in which I'm acting. I wrote the script. Nice. I'm producing it, and I'm gonna be the debut director. You're directing it as well? Directing it. Nice, yaar. So, like, Brown Rang is not a Punjabi song. It's an international song, but the language is Punjabi. So, same, this movie is an international film, but the language is Punjabi, Hindi, and English. And we're shooting it in London. So, बड़े बड़े होते जा रहे हैं। हाँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर वापस म्यूजिक पे काम करेंगे। रहमान सर को पकड़ना, रहमान सर पकड़ लो भाई, सच्ची में यार। पहले अपने को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कुछ सामान होना चाहिए ना, असला होना चाहिए। इतने बड़े बंदे। रहमान सर को आपको कौन सा गाना पसंद है? Satan. Oh. And he loved the video too. अनुराग कश्यप had directed the video, no? No, Anurag Kashyap presented the video. हाँ, मुझे David याद है। Zeni is a white director. He directed Oh the yeah, video. that song is crazy. Crazy, Nice. Thanks a lot, Thank you, bro. Thank you. Stay healthy. Thank you. Stay Thank you so working. हर हर Public को महादेव। बहुत देर से इंतजार था हनी सिंह के म्यूजिक का। अब भरते रहेंगे हम म्यूजिक। भरते रहेंगे। सैडली इंटरनेशनल विलेजर 2 नहीं आएगी, बट 1 साल तक तो नहीं आएगी। उसकी भरपाई इनसे करवा लेना आप। भर देंगे, म्यूजिक आएगा बहुत। लेकिन Yes. Thanks a lot, sir. Thank you, bro. This was Prateek, and I'll see you in the next one.